हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज हमारी नेक्स्ट रिवीजन क्लास है फॉर DSSB PRT एस्पिरेंट। सो आज का जो टॉपिक है वो है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्स ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे, साथ ही साथ टीचिंग किस तरह से होनी चाहिए मैथमेटिक्स की उसको समझेंगे, साथ ही साथ मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम्स है जो NCERT और NCF बेस्ड है। पूरा ये जो मेरी आज की वीडियो है, ठीक है, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइस, कि आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड पेडागोजी के जितने भी चीजें आएंगे आप उनको सोल्व करने में बहुत ही अच्छे से सक्षम होंगे। सो इसलिए ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करेंगे गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, एज पर NCF जो हमारे गोल्स है यानी हमारे उद्देश्य क्या है मैथमेटिक्स एजुकेशन के, हम मैथ्स क्यों पढ़ाना चाहते हैं। अब देखो, बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता है कि बच्चों को रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, वो अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता है और जो आप देखते ही ऑप्शंस को आप लगा देते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पेपर में आ सकती हैं, फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं उन चीजों के अंदर, है ना। तो हम स्पेसिफिक चीजों की बात करेंगे। तो देखिए, अगर NCF की माने हम या फिर NCERT की माने तो उन्होंने दो तरह के एम्स की बात करी है, दो तरह के उद्देश्य की बात करी है। पहला है नैरो एम और दूसरा है आपका हायर एम। ठीक है, अब नैरो का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहें तो संकीर्ण। संकीर्ण मतलब आप कह सकते हैं ना बड़ी सोच छोटी सोच। तो नैरो एम को आप यहाँ पे मिला सकते हो कि एक छोटे उद्देश्य के साथ, एक संकीर्ण मानसिकता के साथ संकीर्ण उद्देश्य है। ये गुड भी है, नैरो भी है। एंड नेक्स्ट है हायर, यानी कि आपके उच्च उद्देश्य क्या है। अब दोनों में डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। देखिए, जब हम नैरो एम की बात करते हैं तो हमारा पर्पस क्या है, हम क्या चाहते हैं मैथ से, that of turning out employable adults who eventually contribute to social and economic development। हम मैथ्स बच्चों को क्यों सिखाते हैं, क्या कि आगे जाके बच्चे जो है मैथ्स के फील्ड में कुछ अच्छा कर पाए, अच्छी अच्छी जॉब ले पाए और हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। ठीक है, इसमें हम नैरो में क्या क्या पढ़ाते हैं, बेसिकली यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो न्यूमरेसी पर होता है, नंबर सेंस पर, नंबर सिस्टम पर, मेजरमेंट पर, क्वांटिफिकेशन पर, कि बच्चा जो है फ्रैक्शंस, डेसिमल सब कुछ सीख पाए। जो भी आप क्लासरूम में टीचिंग करते हैं मैथ्स की, जो जो कंसेप्ट्स आप सिखाते हैं बच्चों को, वो सब नैरो एम के अंडर आता है। हम क्यों सिखाते हैं कि बच्चा जो है मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाए, आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो अच्छा कर पाएगा अगर वो मैथ्स में अच्छा होगा। तो ये हमारा नैरो एम है। ओके, नैरो मीन्स हमें बस मैथ सिखाना है, मैथ के कंसेप्ट सिखाने हैं ताकि बच्चा जो है आगे भविष्य अपना भविष्य अच्छा बना सके, है ना, और उस फील्ड में कुछ अच्छा कर पाए। ये बेसिकली हमारा नैरो एम होगा। इसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन ये संकीर्ण है, मतलब इसका उद्देश्य थोड़ा सा कम है अगर हम कहें तो। नेक्स्ट हमारा आता है हायर एम, यानी कि डेवलपिंग द इनर रिसोर्सेज ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड। यहां पर आपको बच्चे के आंतरिक संसाधनों को विकसित करना है। हायर एम, हायर एम का मतलब देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ इस लाइन से आपको शायद क्लैरिफाई नहीं होगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। इनर रिसोर्सेस क्या, जब एक बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ठीक है, सो आपको पता है कि यहाँ पे रटी रटाई चीजें उसको काम में नहीं आती है। बेसिकली बच्चा अप्रिशिएट करे जो रीजनिंग की पावर्स हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज है, इन चीजों को अप्रिशिएट करे, इन चीजों को अपनी रियल लाइफ में लाए। बेसिकली जो मैथमेटिक्स है वो बच्चे को मैथमेटाइजेशन कर सके, उसके माइंड का मैथमेटाइजेशन कर सके, यानी कि उसकी थिंकिंग पावर्स को, थिंकिंग एबिलिटीज को इंक्रीज कर पाए, है ना। मतलब क्योंकि देखो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की रीजनिंग पावर्स को, उसकी थिंकिंग एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए। तो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करे, अरिथमेटिक सीखे या फिर एल्गोरिथम सीखे, सिर्फ इससे मतलब नहीं है। ठीक है, बच्चे के सामने आपने क्वेश्चन रख दिए और क्वेश्चन उसे सोल्व कर दिए, आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिठा दिया, MCQs आ गए, उसके सामने 20 मैथ्स के जैसे कि आपके DCS में आएंगे, उसे सोल्व कर दिया, मैथ्स का टारगेट पूरा हो गया। ये नैरो एम होता है। लेकिन हायर एम कहता है कि अपनी लाइफ को जो है वो मैथमेटाइज कर सके, मतलब उसकी रीजनिंग पावर जो होती है, थिंकिंग पावर जो होती है, उन चीजों को इनहैंस कर पाए, अपनी जो थॉट्स है उसमें क्लैरिटी उसके आ सके। और थॉट्स में क्लैरिटी तभी आती है जब वो मैथमेटाइजेशन, मतलब मैथमेटिक्स की जितनी भी एब्स्ट्रैक्शन, देखो बेसिकली क्या होता है ना, जो अमूर्त चीजें होती है यानी कि एब्स्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, उसको बच्चा अच्छे से हैंडल कर पाए, ये होता है हायर एम। बेसिकली हायर एम के अंदर आता है। ठीक है, बहुत सारे वेज होते हैं थिंकिंग के, ठीक है, और The kind of thinking one learns in mathematics is an ability to handle abstraction। तो किस तरह से कोई थिंकिंग पावर जैसे की होती है, वो किस तरह से एब्स्ट्रैक्शन को हैंडल करता है। अगर बच्चे के सामने डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें वो रीजनिंग एबिलिटीज को कितना इंप्रूव कर पाता है, अपनी थिंकिंग एबिलिटीज का कितना यूज कर पाता है, ये सब उसके हायर एम के अंडर आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, बेसिकली मैथ्स ऑफर करता है एक बच्चे को किस तरह से चीजें कर सकता है, किस तरह से मैथमेटिक प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है रियल लाइफ में। सो रियल लाइफ में बेसिकली वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, किस तरह हर चीज को सिस्टमैटिक वे से सोल्व करता है, वो मैथमेटाइजेशन का एक तरह से रोल होता है जो कि हायर एम के अंडर आता है।
ओके सो मतलब पहला वाला तो आप कह सकते हैं कि जो हम स्कूल्स में बच्चों को सिखाते हैं मैथ जो है, न्यूमेरेसी, क्वांटिफिकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल, है ना, और टेस्ट सोल्व करना, ये सब चीजें नैरो एम में आती है। और हायर एम का मतलब है अपनी रियल लाइफ में मैथमेटिक्स को यूज कर पाए, एक रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, थिंकिंग पावर, एब्स्ट्रैक्शन, इन सब चीजों के बारे में हायर एम बात करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स करिकुलम। अब देखो क्योंकि हमें नैरो एम और हायर एम दोनों ही अचीव करनी है, लेकिन इसके लिए हमें अपने करिकुलम को ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमारा मैथ्स का करिकुलम जो है वो किस तरह से होना चाहिए। तो एनसीएफ बेसिकली बात करता है कि एक करिकुलम को जो है एम्बिशियस होना चाहिए, ठीक है, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए उसको, और साथ ही साथ उसको इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सिखानी है। ये तीन चीजों की बात इसमें मैथ्स करिकुलम में की गई है। सो पहले डिस्कस करते हैं, इट शुड बी एम्बिशियस इन द सेंस दैट इट सीक्स टू अचीव द हायर एम मेंशन्ड अबव रेदर देन द ओनली द नैरोवर एम, है ना। जब मैंने अभी आपको जो बताए हैं आपके क्या बोलते हैं हायर एम्स की जो बात की है, बेसिकली एम्बिशियस होना चाहिए। वेट अ मिनट, ठीक है, तो एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी होना चाहिए, ताकि वो सिर्फ छोटे एम या संकीर्ण एम की तरफ ध्यान ना दे, बल्कि बच्चों में हायर एम को डेवलप करने की कोशिश करे। तो मैथ्स का करिकुलम इस तरह का होना चाहिए। इट शुड बी कोहेरेंट इन द सेंस, मतलब ये सुसंगत होना चाहिए, मतलब संगति में होना चाहिए, इन द सेंस दैट वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड स्किल्स अवेलेबल piecemeal in arithmetic algebra cohere into an ability to address problems that come from science and social studies in higher school। देखो हिंदी में इसको पढ़ते हैं कि उपलब्ध तरीकों और कौशल की विविधता हाई स्कूल में विज्ञान और सामाजिक अध्ययन से आने वाली समस्याओं का समाधान करने की क्षमता से मेल खाती हो। मतलब मैथ्स में जो आप मेथड्स यूज कर रहे हैं, जो स्किल्स यूज कर रहे हैं, आपको उसमें वैरायटी लेकर आनी है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैथ सिर्फ आप ब्लैक बोर्ड से सिखाएंगे, एक्टिविटी, गेम्स, पजल्स, हर तरीके से मैथ सिखाइए। और साथ ही साथ ये भी एबिलिटी डेवलप करनी है कि जो प्रॉब्लम साइंस से और सोशल साइंस से आ रही है उनको भी बच्चे जो है एड्रेस कर पाए इनके साथ, है ना। तो ये है यानी कि कोहेरेंट होना चाहिए। तो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथ्स करिकुलम। नेक्स्ट है, इट शुड बी इंपॉर्टेंट द सेंस दैट स्टूडेंट्स फील द नीड टू सोल्व सच प्रॉब्लम्स। एक दूसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ हमें समस्याओं को हल करना है। ऐसा ना हो कि बच्चे पैसिवली बैठे और उनको लगता हो कि हम क्यों कर रहे हैं ना। बेसिकली जब बच्चा ये फील नहीं करेगा कि हमें सोल्व करना है तो करेगा ही क्यों। सो बच्चों को इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की एक नीड होनी चाहिए, उनके अंदर वो हमें नीड, वो फीलिंग डेवलप करनी है कि वो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का इनिशिएटिव ले। ओके सो दिस इज अबाउट द मैथ्स करिकुलम। Now comes to next, school mathematics take place in situation where। स्कूल मैथमेटिक्स कहाँ कारगर है, मतलब कहाँ पर स्कूल मैथमेटिक्स होती है, मतलब ऐसी सिचुएशन में क्रिएट करनी है कि यहाँ पर बच्चे मैथमेटिक्स अच्छे से सीख पाए। तो ये कुछ 4-5 मतलब 6-7 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब आप स्कूल मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स, कि बच्चे जो है स्कूल में एंजॉय करें मैथमेटिक्स को, उनको एक बर्डन की तरह नहीं देना है। चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, कि वो इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स की बात करें। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का यहाँ पर क्या मतलब है कि बच्चे सिर्फ कंप्यूटेशन पर ध्यान ना दें, सिर्फ मैथ के फॉर्मूले रट लिए और क्वेश्चन सोल्व करें, इस तरह के मैथ्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मैथमेटिक्स के कंसेप्ट जो है बच्चों को क्लियर होने चाहिए। मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस विच दे टॉक अबाउट। साथ ही साथ जो भी मैथ्स आप सिखा रहे हैं उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम से या रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उसको मैच करना है, उसको उसके साथ कनेक्ट करके आपको सिखाना है। चिल्ड्रन पोज एंड सोल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स, कि बच्चे सोल्व तो कर पाए साथ ही साथ पोज भी कर पाए। देखो कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि सिर्फ बच्चों को कहते हैं कि तुम ये प्रॉब्लम सोल्व कर दो ना, आपने भले ही उनको वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी हैं, लेकिन बच्चों को कहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट भी करे, एक मैथ्स का क्वेश्चन क्रिएट करे। उससे क्या होगा, उनकी जो थिंकिंग है मैथमेटिकल थिंकिंग वो डेवलप होगी। चिल्ड्रन यूज एब्स्ट्रैक्शन टू परसीव रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर्स, वो जो अमूर्त चीजें जो सीख रहे हैं बेसिकली वो परसीव कर पाए क्या रिलेशनशिप है, क्या स्ट्रक्चर है ना, जैसे एल्जेब्रा की चीजें ही हैं तो उनको कनेक्ट कर पाए, आपस में जोड़कर सीख पाए। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसका, है ना, जो बेस है मैथमेटिक्स का वो क्या है। अगर नंबर सिस्टम है, टेबल्स है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो सीख पाए। टीचर्स एक्सपेक्ट टू एंगेज एवरी चाइल्ड इन द क्लास, और साथ ही साथ ये है कि टीचर से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपको हर बच्चे को एंगेज करना है। ऐसा नहीं है कि आपके 40 में से 35 बच्चे एंगेज हैं, 5 बच्चे बेचारों को समझ नहीं आ रहा तो आपको नेग्लेक्ट करना है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको कोशिश करनी है कि हर बच्चे को एंगेज करो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि स्कूल मैथमेटिक्स किस तरह से आप कर सकते हैं। अब कुछ और चीजों की बात करते हैं कि मैथमेटिकल आइडियाज जो है वो ग्रो कैसे होते हैं। तो ये एक डिफरेंट सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहती थी। देखो मैथ्स के जो आइडिया है वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, जैसे पियाजे ने बोला था कि पहले कंक्रीट स्टेज आती है उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, और ये जनरल भी है, मतलब सबसे पहले आप देखकर, सुनकर, टच करके, फील करके चीजें समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो आपकी जो स्कीम्स है उसका पार्ट बन जाती हैं, आपके माइंड में जो है
कंसेप्ट्स बनते चले जाते हैं और फिर आप एब्स्ट्रैक्शन हैंडल कर पाते हैं। सो मैथमेटिक्स जो है वो ग्रो आउट ऑफ अ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस एंड एवरी मैथमेटिकल कंसेप्ट गिव राइज टू मोर मैथमेटिकल कंसेप्ट। आपने एक कंसेप्ट सीख लिया, उसके बाद आप दूसरा कंसेप्ट सीख लेते हैं। आपने नंबर सिस्टम सीख लिया, फिर आप फ्रैक्शंस, टेबल्स और पता नहीं क्या क्या चीजें सीख लेते हैं। तो पहले आप कंक्रीट एक्सपीरियंस लेते हैं किसी भी चीज का, आप चीज को देखते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को प्लस माइनस या फिर नंबर सिखाते हैं तो हम उनको हाथ में चीजें देते हैं कि काउंट करो, है ना, प्लस करो, जोड़ो, घटाओ, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्शन पर पहुंचते हैं। सो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलता है हमारा मैथमेटिक्स जो है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर से जनरल पर चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जनरल फॉर्मूला पहले बता दिया, आप सोल्व करो। आप हमेशा पर्टिकुलर यानी कि विशेष चीजों की तरफ जाते हैं। Okay, while generalizing from a particular case to cover more and more cases, we leave out some feature of the specific example and pick out what is common to the various examples. पहले हम बच्चों को various examples देते हैं, उसके बाद जो है हम उन सभी एग्जाम्पल्स में ये देखते हैं कि कॉमन क्या चीज है, और उसके बाद एक जनरल रूल तक पहुंचते हैं। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, है ना, उसमें भी जो है वेरियस एग्जाम्पल सिखाते हैं, फिगर से सिखाते हैं। उसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बच्चों को कहेंगे देखिए ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस जो होती है, साथ ही साथ बेस और उसका जो परपेंडिकुलर है और उसका बेस जो है उसका क्या रोल है। फिर आप हर एग्जाम्पल में चीजों को सोल्व करके उनको प्रूव कराएंगे, और उसके बाद आप जनरल एक आइडिया तक पहुंचेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के मतलब एडिशन के इक्वल होता है। तो बेसिकली आप पर्टिकुलर चीजें सिखाते हैं पहले, फिर आप एक जनरल रूल तक पहुंचते हैं मैथ्स में। ये मैथ्स की खासियत है। ओके, मैथ्स के आइडियाज इस तरह से ग्रो होते हैं। उसके बाद है हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक हायरार्की होती है मैथ्स में। ऐसा नहीं है कि पहले ये चीज हो गई फिर ये कर सकते हो, फिर पहले इसमें किसी बच्चे ने पहले ये कर लिया फिर उसने वो कर लिया। मतलब आप देखेंगे तो आप पहले 1 सिखाएंगे, फिर 10 सिखाएंगे, फिर 100 तक पहुंचेंगे। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं आप पहले 1000 सिखा देंगे और 1 बाद में सिखाएंगे, ये चीज नहीं होती है। इट इज यूजुअली बेटर टू इंट्रोड्यूस अ चाइल्ड टू हायरार्की ऑफ आइडियाज, द वे दे डेवलप। वो किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से 10 1s मिलकर आपका एक 10s बनाते हैं, फिर 10 10s बना के एक 100 बनाते हैं। तो जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो पहले आपको सिखाना चाहिए बच्चों को हमेशा, कि वो हायरार्की को समझ पाए। ओके, अब देखियो मैथमेटिक्स में जो है 2 तरह की नॉलेज की हम बात करेंगे। एक तो होती है प्रोसीजरल नॉलेज और एक होती है कंसेप्शनल नॉलेज। देखो, प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? बेसिकली आप किसी चीज को किस तरह से करते हैं वो प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट सक्सेसफुल इन लर्निंग ए प्रोसीजर। किसी प्रक्रिया सीखने में सफल छात्र का परिणाम है। इट इन्वॉल्व्स एक्शन सीक्वेंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बेसिकली आपको यहाँ पर एक्शन में आना है, आपको प्रक्रिया करके देखनी है, वो प्रोसीजरल नॉलेज होती है। जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो वो आपका सोल्व करते वक्त जो आप ज्ञान यूज करते हो प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है आपका। एक होता है आपका कंसेप्चुअल ज्ञान, ठीक है, यानी कि वैचारिक ज्ञान, कि आपको मैथ्स के कंसेप्ट के बारे में कितना पता है। It is an explicit and implicit understanding of the principles that govern the domain and of the interrelation between pieces of knowledge in a domain, है ना। अगर मैं आपको कोई सॉल्व करने की, मैं आपको एक पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करने की वो करूं, तो बच्चे को पहले कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। जब वो एक्चुअल में उसको सॉल्व कर रहा है तो प्रोसीजरल नॉलेज का यूज करेगा, लेकिन पहले आप पूछेंगे कि अच्छा इसमें मैं क्या करना है ना। तो वो आज जब वो एक ज्ञान का प्रदर्शन करेगा तो आपको बताए कि उसका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, तो वो कंसेप्चुअल नॉलेज होगी। इस पे ना कई बार सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, वो क्वेश्चन को देख के आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या यूज हुआ है, कंसेप्चुअल नॉलेज यूज हुई है या फिर प्रोसीजरल नॉलेज यूज हुई है। नेक्स्ट, प्रोसीजरल एंड कंसेप्चुअल नॉलेज इन मैथमेटिक्स। अभी थोड़ा सा और है, दीज 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज डू नॉट डेवलप इंडिपेंडेंटली। अब मैंने जो आपको लास्ट एग्जांपल दिया हाइपोटेनस का, कि पहले उनको पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या है ना, किस तरह से हाइपोटेनस जो होती है उसका स्क्वायर जो है उसके जो बेस और परपेंडिकुलर है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये भी पता होना चाहिए, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, प्लस आपको क्वेश्चन करने भी आने चाहिए। तो यानी कि ये है कि आपकी प्रोसीजरल नॉलेज जो होती है और आपकी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती कि भाई एक को आप करोगे तो बस उसी को करते रहोगे, दूसरे का रोल ही नहीं है। दोनों कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। Several theories of knowledge acquisition suggest that procedure generation is based on conceptual understanding. वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी प्रक्रिया आप अपनाएंगे वो आपकी conceptual knowledge पर ही dependent होती है। Indeed, some theories of knowledge acquisition postulate that knowledge begins at an implicit procedural level and over time becomes increasingly explicit and understood. मतलब कुछ ये मानते हैं कि पहले प्रोसीजर फॉलो होता है, उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, जो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज है फिर क्रिएट करते हैं। मतलब देखो यहाँ पे जो है थोड़ी सी डिस्पैरिटीज हैं। सभी जो मैथमेटिशियंस होते हैं उन लोगों की सोच यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन कहने का ओवरऑल ये मतलब है कि दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होती है बल्कि एक दूसरे के साथ ही डेवलप होती है। ओके, ये चीज एक इंपॉर्टेंट थी।
अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम्स इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब टीचिंग और लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखो ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, क्योंकि इसी पर आपके 4 ऑप्शंस बन जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको पहचानना होगा जो गलत होगा, या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए मैंने रखे हैं। एनसीएफ ने जो है 4 प्रॉब्लम्स बताई हैं, मेन जो प्रॉब्लम्स है। ओके, वैसे तो और भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्होंने मेन प्रॉब्लम्स 4 बताई हैं। पहली क्या है, a sense of fear and failure regarding mathematics among a majority of children। अब आप में से भी कई लोग बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको मैथ्स का फोबिया होगा। मैं अपनी बात करूं तो मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगा है, स्टार्टिंग से अच्छा लगा है। इवन वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स जो है, जब मैं स्कूल में थी। उसके बाद फील्ड चेंज हो गया, लेकिन मैथ्स से प्यार आज तक है। तो बेसिकली आपके अंदर जो फियर होता है, डर होता है मैथ्स को लेकर, वो बहुत इंपैक्ट करेगा कि आप मैथमेटिक्स किस तरह से लर्न करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों के अंदर या फिर मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के अंदर मैथ्स को लेकर बहुत फियर होता है कि हम क्वेश्चन सोल्व कैसे कर पाएंगे। और मतलब ये फियर जो है उनके दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि आपको डर रहता है कि आप फेल हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से आप मैथमेटिक्स अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स में। अगर इसके साथ फिर टीचर भी थोड़ा डेंजरस सा मिल जाता है तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो हो जाता है और वो मैथमेटिक्स नहीं सीख पाता है। तो पहली तो ये प्रॉब्लम है। ए करिकुलम दैट डिसअपॉइंट्स बोथ अ टैलेंटेड माइनॉरिटी एज वेल एज नॉन पार्टिसिपेटिंग मेजॉरिटी एट द सेम टाइम। अब देखो, अब यहाँ पे ये वर्ड क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स जो है बहुत माइनॉरिटी, मतलब बहुत कम लोग हैं जो मैथ्स में अच्छा कर पाते हैं, और मेजॉरिटी जो है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग रहते हैं, जिनको फियर होता है, फेलियर होता है रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। सो करिकुलम जो है बहुत डिसअपॉइंट करता है इस लेवल पर। ये एनसीएफ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो करिकुलम जो है बहुत डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि आपको पता है जो करिकुलम है वो हमारा मार्क्स पर फोकस करता है बेसिकली। आज तक हम उन चीजों को रेक्टिफाई नहीं कर पाए हैं। वही क्वेश्चन आंसर सोल्व करना है। मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक्स चेंज की गई है, वो किया गया है, लेकिन स्टिल जो है अब भी टीचर जो है प्रैक्टिस में क्या लाते हैं, बेसिकली क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाली चीजें चलती है। उनको जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं वो उनको इनकलकेट करना हम शायद भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो एक करिकुलम जो है हमारा आज का कह लीजिए, पहले का कह लीजिए, वो हमेशा डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि जो टैलेंटेड माइनॉरिटी होती है उसको उस लेवल का वो मिल नहीं पाता है, और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग मेजोरिटी होती है उसके लिए भी वो खतरनाक साबित होता है। ओके, जो क्वांटिफिकेशन पर ध्यान देता है, मेजरमेंट पर ध्यान देता है बजाय कि अंडरस्टैंडिंग पर। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट है क्रूड मेथड ऑफ असेसमेंट दैट एनकरेजेस परसेप्शन ऑफ मैथमेटिक्स एज मैकेनिकल कंप्यूटेशन। वही सेम बात है कि जो हमारा असेसमेंट का मेथड है वो आज तक चेंज नहीं हुआ है, वही पेन पेपर टेस्ट है, क्वेश्चंस को सोल्व करने वाला है। अगर बच्चा क्वेश्चन सोल्व कर लेता है तो वेल एंड गुड है। तो मैकेनिकल कंप्यूटेशन प्रोसेस पर ध्यान है हमारा, जो असेसमेंट का प्रोसेस है। अच्छे मार्क्स आएंगे तो ठीक है, फिर नहीं आए तो दैट मींस वी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स इन ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीजें हैं। तो बात ये है कि जो हमारे मेथड्स ऑफ असेसमेंट है उनको भी चेंज करने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। लैक ऑफ टीचर प्रिपरेशन एंड सपोर्ट इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। फिर अगेन वो टीचर वाली बात आ जाती है कि टीचर जो है अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि मैथमेटिक्स को ढंग से या अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे पढ़ाना है, एक्टिविटी, गेम्स, पजल्स, इन सबको कैसे इनकलकेट करना है, और उनको बेसिकली जो उनका सपोर्ट होता है बच्चों की तरफ वो भी अच्छा नहीं होता है। ये माना जाता है, मतलब ये एजम्पशंस है, हर टीचर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली की यहाँ पर बात की जा रही है। तो टीचर का प्रिपरेशन, उनका सपोर्ट जो होता है टीचिंग मैथमेटिक्स में पूरा प्रॉपर नहीं होता है। या फिर टीचर्स की ट्रेनिंग भी मुझे लगता है कि इतनी अच्छी नहीं हो पाती है मैथमेटिक्स में। ट्रेनिंग से वही हम थ्योरेटिकल बातें करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं नहीं मिलती है। आप बच्चों को ऐसे कराएं वैसे कराएं, लेकिन जो भी रिसोर्स पर्सन होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि अगर आप जब एक्चुअल सिचुएशन में बच्चों के साथ डील करते हैं तब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। जब 40 बच्चों को आप मैथ्स पढ़ाने जाते हैं तो आप हर किसी को एक्टिविटी नहीं करवा पाते हैं, या फिर आप फिर सिलेबस की प्रॉब्लम हो जाती है कि सिलेबस भी कवर करवाना है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी मैथमेटिक्स में। ओके, सो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। 1-2 प्रॉब्लम्स और मैं आपको वैसे इन जनरल बता देती हूँ। एक प्रॉब्लम यहां पर बताई है एनसीएफ में, कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि जो प्राइमरी टीचर होता है, फिर जो टीजीटी होता है, और फिर जो पीजीटी होता है, मैथ्स की बात कर रही हूँ, इन तीनों के बीच जो है किसी लेवल ऑफ टॉकिंग नहीं होती है। बेसिकली सब अपने में लगे रहते हैं। प्राइमरी टीचर जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, टीजीटी से टीजीटी, पीजीटी से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। सबका एक कह सकते हैं सबके कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और सब अपने अपने कंपार्टमेंट पर ध्यान देता है। कोई भी ये नहीं ध्यान देता कि भाई 5th से जो बच्चा 6th में जाएगा, आपको पता है कि जब हम 5th से बच्चा 6th में जाता है एकदम से अलजेब्रा उसके सामने आ जाता है ना, जो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर बच्चों के लिए। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप 5th से 6th पर मूव ऑन करते हैं तो वहां पर मैथमेटिक्स बहुत चेंज हो जाती है। अलजेब्रा जो कि बच्चों ने कभी पहले नाम भी नहीं सुना था, वो चीजें उनको उनसे डील करना पड़ता है, और एकदम से एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट इस तरह से आते हैं कि वो नहीं सोल्व कर पाते। तो थोड़ा सा टीचर्स के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्ट्रेटजीज पर ध्यान होनी चाहिए कि वो किस तरह से प्राइमरी टीचर टीजीटी के लिए, मतलब बेसिकली 6th क्लास के लिए कैसे बच्चों को प्रिपेयर करें, फिर 9-10 के टीचर 11-12 के लिए उनको किस तरह से प्रिपेयर करें। तो ये एक कंपार्टमेंटलाइजेशन जो हो रखा है डिपार्टमेंट में, ये इसको भी प्रॉब्लम के रूप में बताया है एनसीएफ ने।
एनसीएफ ने एक और प्रॉब्लम की बात की है, वो है जेंडर, कि जेंडर जो है यानी कि लिंग वाला जो भेदभाव है वो आज भी प्रिवेल्ड है बिल्कुल सोसाइटी में। होता क्या है कि वही लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है 11th-12th में मैथ्स लेने से, लड़कों को जो है इंकरेज करा जाता है। हालांकि चीजें बहुत कम हुई हैं, लेकिन एनसीएफ इसकी बात करता है कि ये एक प्रॉब्लम है। ओके, और उसके बाद दूसरा वही उन्होंने बात की है कि करिकुलम एक्सेलरेशन की भी बात की है यहाँ पर, कि करिकुलम को बस कंप्लीट कराने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग लेते हैं, उसके अलावा ज्यादा नहीं लेते हैं किसी चीज की। अब देखो रिकमेंडेशन क्या क्या करता है एनसीएफ, जो है क्या रिकमेंडेशंस देता है। तो शिफ्टिंग द फोकस ऑफ मैथमेटिक एजुकेशन फ्रॉम अचीविंग नैरो गोल्स टू हायर गोल्स, कि हमें अपना जो शिफ्ट करना पड़ेगा, हम जो सिर्फ नैरो गोल्स पर फोकस कर रहे हैं, हमें उससे हायर एम्स पर जाना है, यानी कि हम संकीर्ण लक्ष्यों से उच्च लक्ष्यों की तरफ स्थानांतरित हमें होना पड़ेगा। जब हम उच्च लक्ष्यों की तरफ स्थानांतरित होंगे तो ये संकीर्ण लक्ष्य तो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंगेजिंग एवरी स्टूडेंट विद अ सेंस ऑफ सक्सेस, आपको बच्चे के अंदर वो फियर और फेलियर का डर भगाना है और आपको उनके अंदर एक सेंस ऑफ सक्सेस डेवलप करनी है, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई करनी है, while at the same time offering conceptual challenges to the emerging mathematicians, है ना। मतलब मैथमेटिशियंस यहाँ पे बच्चों की बात है, जो भी आपके टैलेंटेड बच्चे हैं जो मैथ में अच्छे हैं, उनको कुछ चैलेंजेस देने हैं और साथ ही साथ जो हर बच्चा है उसको एंगेज करना है कि उसके अंदर एक सेंस ऑफ सक्सेस डेवलप करनी है। चेंजिंग मोड्स ऑफ असेसमेंट टू एग्जामिन स्टूडेंट्स मैथमेटाइजेशन एबिलिटीज रेदर देन प्रोसीजरल नॉलेज, सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज पर फोकस करने से बेटर है कि आप मोड ऑफ असेसमेंट कुछ और भी रख सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, है ना। या फिर कोई जैसे कि आपने एक बाजार लगा दिया, वहां पे जो है कि डिफरेंट बच्चों को, किसी को शॉपकीपर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, फिर आप रोल प्ले करवा रहे हैं, वहां पर कैलकुलेशंस करा रहे हैं, नकली नोट उनको देकर कह रहे हैं कि वो करो। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हो सकती है, इनसे असेसमेंट भी हो सकता है। एनरिचिंग टीचर्स विद अ वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल रिसोर्सेज, फिर टीचर्स को मैथमेटिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये चीजें की जा सकती हैं। नेक्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का एक कोट था, वो जो मैं आपको बताना चाहूंगी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 क्या कहती है, मैथमेटिक्स शुड बी विजुअलाइज्ड एज द व्हीकल टू ट्रेन अ चाइल्ड टू थिंक, रीजन, एनालाइज एंड टू आर्टिकुलेट लॉजिकली। देखो जितनी भी पॉलिसीज आई हैं, जितने भी प्लान्स आए हैं, जितने भी करिकुलम आए हैं, सबने एक पॉजिटिव वे में ही बात की है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो चीजें फिर से वहीं आ जाती है ना। तो ये एक चीज प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग specific subject, it should be treated as a concomitant to any subject involving analysis and reasoning। तो जिस भी सब्जेक्ट में एनालिसिस हो रहा है, जिसमें भी रीजनिंग का यूज हो रहा है, थिंकिंग एबिलिटीज का यूज हो रहा है, उससे इस सब्जेक्ट को कनेक्ट करना जरूरी है। जैसे साइंस है, साइंस और मैथ्स को आप कनेक्ट करें, है ना। और लैंग्वेज से भी आप मैथ्स को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो मैथ्स में आती है वो है इसकी लैंग्वेज की। जो मैथ्स की लैंग्वेज है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब क्योंकि देखो मैंने एक प्रॉब्लम सोल्व की, मैंने मतलब एक फेस किया है कि 5th क्लास तक के बच्चे, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, तो यहाँ पर बच्चे आप कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर भी आते हैं। तो मैथ्स में अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स भी देते हैं, लिखित में जब देते हैं ना, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। कई बार बच्चे जो है फोकस करते हैं कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं कि ऑल टुगेदर, है ना, हाउ मेनी, लेफ्ट पर फोकस कर दिया तो इसमें माइनस करना है, ऑल टुगेदर है तो प्लस करना है। तो मैथ्स की जो लैंग्वेज है ना, इक्वल टू होता है तो क्या करना है। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो लैंग्वेज को हम जितना सिंपल रखेंगे वो अच्छा है। कई बार हमारी जो लैंग्वेज है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिससे बच्चा जो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता है। तो कोशिश करनी है कि जो मैथ्स की लैंग्वेज है वो आपकी सिंपल से सिंपल रहे, जो बच्चे को इजी टू अंडरस्टैंड रहे। ओके, सो ये एक चीज है, मैथ्स लैंग्वेज की भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद बात करते हैं एरर्स की। क्या एरर्स जो है अच्छे होते हैं बच्चों के लिए मैथ्स लर्निंग करने में? तो इसका आंसर है यस, एरर्स आर वेरी यूजफुल। एक बच्चा किस तरह से एरर करता है ये आपको बता रहा है कि वो बच्चा किस तरह से उसकी थिंकिंग चल रही है। अगर एक बच्चा आपको 7 प्लस कर रहा है 4 8 में, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इसको माइनस करना दिया है, बच्चा क्या करेगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यानी कि 8 में से 2 माइनस कर देंगे, 7 में से 4 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर क्या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है आपको यहाँ से समझ में आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 7 2 है, 4 8 है, यहाँ पे कैरी तो ले लेंगे लेकिन यहाँ पे 7 ही रखेंगे, ठीक है, तो वो इस तरह से सोल्व करेंगे। मतलब हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है कि वो किस तरह से थिंकिंग उसकी चल रही है। तो आप बच्चों के एरर से ये समझ सकते हैं कि बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किस साइड जा रहा है, साथ ही साथ उसका जो कंसेप्ट है उसमें वो गड़बड़ कहां पर कर रहा है ना। उसको नंबर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, नंबर सेंस में प्रॉब्लम आ रही है, प्लेस वैल्यू में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई और प्रॉब्लम है, या उसको साइन समझ में नहीं आ रहा है माइनस प्लस का, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो एरर होती है बच्चों की वो आपको ये बताती है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है। सो चिल्ड्रंस एरर आर यूज नेचुरल एंड इनएविटेबल पार्ट ऑफ देयर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और ये आप एक्सपेक्ट ही मत करिए कि बच्चा एरर नहीं करेगा। मैथ्स है तो एरर होगा ही होगा। मैथ्स में प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें रॉट मेमोराइजेशन तो होती नहीं है। तो आपको बच्चों के एरर्स पे बहुत फोकस करना है। एरर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
नेक्स्ट है प्री नंबर कंसेप्ट, इनकी बात कर लेते हैं एक बार। देखो ये प्री नंबर कंसेप्ट पर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब आप बच्चों को नंबर सिखाते हैं ना, नंबर सिखाने से पहले हमें प्री नंबर कंसेप्ट सिखाने चाहिए, है कि नंबर की एक सेंस डेवलप होनी चाहिए उनके अंदर। जब हम एक्चुअल में बच्चों को न्यूमरेसी सिखाते हैं, जब हम छोटे छोटे बच्चों की बात करें, आप फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो हम डायरेक्ट काउंटिंग पे हो जाते हैं 1 2 3 4 5 इवन विदाउट टीचिंग देम प्री नंबर कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमें प्री नंबर कंसेप्ट से बच्चों को रिलेट करवाना चाहिए कि वो चीजें कर पाए, उसके बाद ही हमें काउंटिंग पर या फिर नंबर पर जाना चाहिए। तो प्री नंबर कंसेप्ट बेसिकली इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। पहला है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, सेकंड है क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट इज सीरिएशन। तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने बच्चों को बिठा दिया ग्रुप में, 5 बच्चे बिठा दिया आपने यहाँ पे ग्रुप में। आपने बच्चों को कहा कि भाई हमारे पास 5 ही चॉकलेट है ना, 5 चॉकलेट है, तो बताइए किसको कितनी चॉकलेट मिलेगी। तो आप क्या कह सकते हो, बच्चों को रिलेट करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बच्चा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, डी है, यहाँ पर ई है। आपने कह दिया कि ए को पहली चॉकलेट ए को दे दी, बी को दूसरी चॉकलेट दे दी, इसको ये वाली चॉकलेट दे दी, इसको ये और इसको ये, यानी कि 5 चॉकलेट्स को आपने 5 बच्चों के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर दिया। इसको हम बोलते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। जितने बच्चे थे उतनी चॉकलेट हो गई। मान लीजिए आपने चॉकलेट कम कर दी यहाँ पर, है ना, आपने यहाँ पर सिर्फ इतनी चॉकलेट रखी। हाँ बेटा, मतलब यहाँ पर आप बच्चों को जरूरी नहीं कि बच्चा कहेगा पहली दूसरी चॉकलेट, ऐसा नहीं। आपने बच्चों को 4 चॉकलेट दे दी, चलो एक एक इन 5 बच्चों में बांटो, तो बच्चा पहले 4 को तो दे देगा, है ना, फिर कहेगा 5वीं रह गई, है ना, यानी कि ये ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, चॉकलेट जो है वो कम है। तो ये एक सेंस है, नंबर की सेंस आ जाती है उसको, मतलब नंबर एक्चुअल में नंबर सीखने से पहले एक सेंस डेवलप करने की। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली आप किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, मान लीजिए आपने कहा बच्चों को बॉल्स दे दिया, आपने कुछ ट्रायंगल मतलब बॉल्स दे दिया, कुछ चीजें दे दिया आपने, कुछ राउंड शेप की थी, कुछ ट्रायंगल शेप की थी, और आपने कहा कि जो एक जैसी लग रही है आपको उनको अलग अलग कर लो। तो बच्चों ने बॉल्स अलग से निकाल दी, ट्रायंगुलर शेप की चीजों को अलग कर दिया, है ना, जो रेक्टेंगुलर शेप थी उनको अलग कर दिया। इसके अलावा कुछ और भी चीजें आप दे सकते हैं, रेड मतलब कलर्स के हिसाब से दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, बच्चों को तो हम सेंस आएगी कि किस तरह से हम किसी चीज की ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो ये भी एक नंबर सेंस डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका है सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, कि आपने ऑर्डर कर दिया किसी चीज को, किसी रोल। जब बच्चे ने क्लासिफाई कर लिया, आपने रैंडम कोई चीजें दे दी बच्चों को, और आपने कहा कि बच्चा ठीक है, सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिखो, फिर सबसे छोटे वाले को, इस तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 चीजें दे दी आपने, और कह दिया कि कौन सी बिगर है, बिगर देन दिस या फिर स्मॉलर देन का कंसेप्ट सिखा दिया आपने। जो मैंने एक बार पियाजे पढ़ाया था, तो पियाजे की थ्योरी में मैंने ट्रांजिटिविटी की बात की थी, है ना, कि A इज मोर देन B एंड B इज मोर देन C, देन A इज ऑल्सो मोर देन C। वो वाली बात होती है ना कि A B से ज्यादा बड़ा है, B जो है C से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, है ना। इस तरह की चीजें सीरिएशन में ये भी चीजें आती हैं। बेसिकली आपको ऑर्डर कराना आना चाहिए। क्लासिफाई में तो जस्ट आपने उठाई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और आपने ग्रुप्स बना दिए। सीरिएशन का मतलब है कि उन्हीं चीजों को उठाना, फिर उनको जो है एक ऑर्डर में लगाना, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ये सब चीजें बिना काउंटिंग का यूज करे, बिना सब ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं आप, उनको आप वो करवा रहे हैं। तो ये तीनों ही चीजें जो है वो प्री नंबर कंसेप्ट के अंदर आती है। ओके, सो ये हमारे प्री नंबर कंसेप्ट होते हैं। सो ये आपकी रिविजन क्लास थी टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स को लेकर। ओके, कुछ 1-2 पॉइंट्स छूट भी सकते हैं क्योंकि मैंने जो है एक शॉर्ट में वीडियो बनाने की कोशिश की। वैसे तो हम अगर लें पूरा एनसीईआरटी भी पढ़े, पोजीशन पेपर भी पढ़े, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बट ये है कि ये आपको हेल्प करेगी आपके क्वेश्चन सोल्व करने में, जो भी आपका डीएसएसबी का एग्जाम होने वाला है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ एंड अपनी प्रिपेयर जारी रखिए, मतलब प्रिपरेशन जारी रखिए। आगे भी जो है वैकेंसीज आने वाली हैं, बीएड वालों के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं, मतलब बीएड वाले भी एलिजिबल हैं अब डीएसएसबी PRT के लिए। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल एंड मतलब प्रिपरेशन करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।